गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुनील सर की इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। हमारा 10वीं का सामाजिक विज्ञान भारत और समकालीन विषयों भाग 2 जो कक्षा 10 का हमारा सिलेबस चला हुआ है इतिहास का। आज हम पढ़ेंगे भूमंडलीकृत विषयों का बनना। विषयों का बनना आप देखोगे भूमंडलीकृत विषयों का जो बनना, उसका अर्थ होता है कि विश्व के सभी देशों का जो है विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ जाना। ये ब्रेटन वुड का जो स्थान है जहाँ पर आप देखोगे कि बाद में एक ब्रेटन वुड का ऐतिहासिक सम्मेलन होगा। भूमंडलीकरण का क्या मतलब है? भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत किया जाता है, जोड़ा जाता है। वस्तुओं, सेवाओं, व्यक्तियों और सूचनाओं का राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार स्वतंत्र रूप से संचरण ही वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहलाता है। भूमंडलीकरण का मतलब क्या हुआ यार, भूमंडलीकरण का यहाँ पर जो आशय हुआ, मतलब हुआ ये हुआ कि विभिन्न देशों के बाजारों और उनमें जो बेची जाने वाली वस्तुएं हैं उनके एकीकरण से, यानी एक स्थान की, एक देश की वस्तुएं दूसरे देश में जा सकें और दूसरे देश की वस्तु तीसरे देश में जा सकें, और इस प्रकार से संपूर्ण विश्व जो है विदेशी व्यापार के द्वारा एक दूसरे से जुड़ जाए। इसमें जो है उन्नत प्रौद्योगिकी का भी बहुत योगदान होता है और यातायात और संचार के साधनों का भी योगदान होता है। और इसी के कारण जो है भूमंडलीकरण से जो है पूरे का पूरा विश्व जो है एक बाजार के रूप में कार्य करता है। एक बाजार के रूप में कार्य करने की हमें शक्ति मिलती है। तो वस्तुओं और सेवाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदान प्रदान किया जाता है और इस आदान प्रदान में जो भी अवरोध या बाधाएं होती हैं उनको दूर किया जाता है। ये हमारा हुआ भूमंडलीकरण का अर्थ। भूमंडलीकृत विषयों का बनना, इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली को हम एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको थोड़ा सा डिटेल से स्टडी करेंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो क्या है कि सिल्क मार्ग या जो है इसको सिल्क रूट या रेशम मार्ग बोलते हैं। यह जो मार्ग था चीन के बीजिंग से लेकर जो रोम, यूरोप का रोम शहर है वहाँ तक था, और इस मार्ग में रेशम का जो व्यापार सबसे ज़्यादा होता था, विशेषकर मुख्यतः जो व्यापार होता था वो रेशम का होता था। तो इसी कारण इसका जो नाम है वो रेशम मार्ग पड़ा। बीजिंग से मध्य एशिया होते हुए ये रोम तक जाता था, आगे जाकर ये 2-3 रास्तों में बंट जाता था। इस सिल्क मार्ग का क्यों महत्व था? क्योंकि इसी रास्ते से चीनी जो सामान था, पोट्री थी, वो इसी रास्ते से जाती थी। इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे, और बदले में जो है यूरोप और दूसरे देशों से जो है जो सोना चांदी जैसी बहुमूल्य धातुएं थी वो भारत और चीन एशिया के देशों में पहुंचती थी। इसी मार्ग से व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था। दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती थी। सांस्कृतिक आदान प्रदान में जो है खान पान है, पहरावा है, वस्त्र है, कल्चर है इत्यादि इसमें शामिल है। शुरुआती काल के जो ईसाई मिशनरी है वो इसी मार्ग से एशिया में आते थे, यानी जो यूरोप से ईसाई का धर्म का प्रचार करने वाले पादरी आते थे या मिशनरी आते थे वो इसी मार्ग से आते थे, और बौद्ध धर्म भी इसी मार्ग से जो है विश्व के अनेक देशों में फैला। क्योंकि आपको पता है बौद्ध धर्म सबसे पहले शुरुआत भारत में हुई थी, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म को चलाया था। कोरन ला या मक्की कानून, कोरन को मक्की भी कहते हैं, तो कोरन ला या मक्की कानून वह कानून था जिसके सहारे जो है ब्रिटेन में या इंग्लैंड में जो है मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन इसके कारण क्या हुआ, जो मक्का के दाम थे वो काफ़ी बढ़ गए और सरकार को उद्योगपतियों और लोगों के दबाव में पुनः ये पाबंदी हटानी पड़ी। आगे आप देखोगे खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान। जैसे ही विश्व में व्यापार शुरू हुआ तो एक स्थान की वस्तुएं दूसरे स्थान पर पहुंचने लगी। जैसे आलू है, सोयाबीन है, सोया है, मूंगफली है, मक्का है, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे ही बहुत सारे जो दूसरे खाने की वस्तुएं थी लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थी, और ये सारी वस्तुएं जो है लगभग अमेरिका के देशों से आई थी। अमेरिका के मूल निवासी हमारे पास लेकर आए थे। रिंडरपेस्ट, ये अफ्रीका में फैली हुई पशुओं की एक भयानक बीमारी थी। इसमें आधे से ज़्यादा अफ्रीका के पशु मारे गए थे। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना 1920 के दशक में हुई, परंतु इनका विश्वव्यापी प्रचार प्रसार जो है 1950 और 60 के दशक में ही हुआ।
अल्डोरेडो यह अमेरिका का एक शहर है जिसे सोने के शहर के नाम से जाना जाता था। ये कहानियों में ही है, वास्तविकता में ये शहर नहीं था। अमेरिका में चेचक का प्रभाव। यूरोपियन लोग जब स्पेन और पुर्तगाल से अमेरिका में गए, वहाँ पर वो अपने साथ जो है यूरोप की बहुत सारी बीमारियाँ भी ले गए, जिसमें चेचक प्रमुख थी। चेचक से जो है अमेरिका के लोग परिचित नहीं थे। जैसे ही उन लोगों में चेचक फैला तो बड़ी संख्या में अमेरिका के लोग चेचक से मरना शुरू हो गए। तो इस कारण से जो है वहाँ बहुत बड़ी आबादी का सफाया हो गया और यूरोप के देशों ने वहाँ पर जो है अपने उपनिवेश बसा लिए, यानी अमेरिका के जो भूभाग है उस पर कब्जा कर लिया। आगे देखोगे यूरोप का विश्व व्यापार के रूप में विकसित होना। 18वीं शताब्दी तक जो है चीन और भारत जो है दुनिया के व्यापार का केंद्र थे और दुनिया के लगभग सभी देशों के साथ उनका व्यापार था और व्यापार में एशिया का दबदबा था। किंतु क्या हुआ कि 18वीं शताब्दी लगभग 15वीं शताब्दी के बाद जो चीन था उन्होंने विश्व के साथ अपने संपर्क कम कर दिए। इस कारण से चीन के साथ विश्व के देशों का व्यापार कम हो गया और अब विश्व के देशों का ध्यान जो है पश्चिम की ओर, अमेरिका की ओर, यूरोप की ओर बढ़ गया। इस कारण से जो है यूरोप विश्व व्यापार का केंद्र बन गया। अब जो विश्व व्यापार का केंद्र है भारत और चीन से बदलकर यूरोप और पश्चिमी विश्व बन गया। वस्तुओं का प्रवाह। अंग्रेजी शासन के साथ गेहूं, सूती, ऊनी और रेशमी कपड़ों का जो प्रवाह है भारत से इंग्लैंड में जाने लगा। श्रमिकों का भी प्रवाह का मतलब होता है बाहर जाना। भारत में श्रमिक इंग्लैंड के श्रमिकों से सस्ते थे, इसलिए अंग्रेज उन्हें चाय, काफ़ी, नील, तंबाकू के बागानों में काम करने के लिए ले जाते थे, यानी उन्हें विदेशों में ले जाते थे। ब्रिटेन वुड्स ये यूएसए में स्थित एक होटल का नाम है। यहाँ पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो एक सम्मेलन हुआ था उसको ब्रिटेन वुड समझौता कहते हैं। G77 या G77 ये विकासशील देशों का एक समूह है जिन्होंने आर्थिक विकास के लिए आवाज़ उठाई थी जब विश्व में जो है यूरोपियन और अमेरिकन देशों का दबदबा काफ़ी बढ़ गया था। उस वजह से 19वीं शताब्दी में जो है विश्व में परिवर्तन करने वाले आविष्कार क्या थे? भाप इंजन, रेलवे, टेलीग्राफ, टेलीफोन आदि जो आविष्कार हुए, इन्होंने जो है विश्व में एक क्रांति उत्पन्न कर दी। वीटो का अधिकार। वीटो का एक विशेष अधिकार है जिसके सारे कोई एक ही सदस्य अपनी सहमति रखते हुए किसी भी प्रस्ताव को रोक सकता है और ब्रेटन वुड के तहत जो है IMF में जो है और विश्व बैंक में अमेरिका को वीटो का अधिकार प्राप्त है। आधुनिक युग के, अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। इसका पहला भाग आज हम करेंगे, अनुभाग 1, आधुनिक युग से पहले। रेशम मार्ग। आपको जैसे बता दिया गया है, जो रेशम मार्ग था वो चीन के बीजिंग से लेके यूरोप के रोम शहर तक, इटली के रोम शहर तक फैला हुआ था और इस मार्ग में मुख्य रूप से पुराने समय में रेशम का व्यापार होता था और बाद में इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग पड़ गया। यह बीजिंग से होते हुए, मध्य एशिया से होते हुए यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के साथ रास्तों को जोड़ता था। इसी से जो है चीन का जो प्रसिद्ध सामान था, चीनी पोट्री और चीनी वस्तुएं जो थी वो यहीं से जाती थी। भोजन की यात्रा। जैसे जैसे लोग एक दूसरे के पास आए तो उनके वस्तुओं के साथ साथ जो है खाने की चीज़ें भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने लगी। ऐसा माना जाता है जो नूडल्स है वो सबसे पहले चीन में बनना शुरू हुआ था और चीन से ही जब यह नूडल्स पश्चिम में पहुंचा तो वहाँ इटली में जो है नूडल से मिलती जुलती एक नई चीज़ है स्पगेटी, उसका जन्म हुआ। स्पगेटी जो है ये इटालियन नूडल्स होता है जो चाइना नूडल की तुलना में थोड़ा सा मोटा होता है और सिलेंड्रिकल होता है। क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा जब अमेरिका की खोज की गई उसके बाद से ही जो है अमेरिकन देशों से जो है आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंदी जैसे जो खाद्य पदार्थ हैं यूरोप और एशिया में आए। इसके बाद जो है जैसे ही पेरू, और आपको पता ही है कि पेरू और मैक्सिको जो हैं ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के देश हैं और ये चांदी के एक बड़े उत्पादक हैं। यहाँ पर बहुत ही कीमती धातुएं मिलती हैं। जैसे ही इन देशों से जो है धातुएं निकलने लगी तो यूरोप और एशिया के बीच व्यापार को बढ़ावा मिला और अमेरिका पर विजय पाने के लिए अब क्या किया, यूरोपियन देशों विशेषकर स्पेन और पुर्तगाल ने क्या किया
कि चेचक के कीटाणुओं को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। वो कैसे? यूरोप में जो है चेचक काफ़ी पहले फैल गया था और अब यूरोप के लोगों में चेचक के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई थी। इसी कारण से जो है वो लोग जब अमेरिकन देशों में गए तो वहाँ अपने साथ चेचक के जीवाणु ले गए। जैसे ही अमेरिकन लोग स्पेनिश लोगों के संपर्क में आए, उन लोगों में चेचक की बीमारी फैल गई और उन लोगों में उस बीमारी के प्रति सहनशीलता नहीं थी। इस कारण से बड़ी संख्या में अमेरिका के जो लोग थे, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के जो लोग थे, वो बीमारियों से मारे गए और इस कारण से जो है स्पेन को आसानी हो गई उत्तर अमेरिका के देशों पर कब्जा करने में। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भारत और चीन दुनिया के सबसे अमीर देशों में 18वीं शताब्दी तक भी क्या है कि भारत और चीन दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिने जाते थे। किंतु क्या हुआ कि चीन ने धीरे धीरे दुनिया से दूरी बनानी शुरू कर दी। इस कारण से जो है अब व्यापार जो है भारत और चीन से खिसक करके यूरोप और पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिकन देशों की ओर चला गया। इस कारण से जो है क्या हुआ कि जो है व्यापार का केंद्र एशिया से यूरोप और पश्चिमी देशों में चला गया। और 19वीं शताब्दी तक तो आपको पता ही है कि यूरोप में जो है गरीबी और भूखमरी का साम्राज्य था। हालांकि यूरोप के लेखक ऐसा नहीं मानते, लेकिन वहाँ पर आप देखो कि यूरोप में बार बार अकाल और भूखमरी आती थी। अब जब 18वीं शताब्दी आई तो ब्रिटेन में जो है आबादी, जो जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो खाद्य, जो खाने की वस्तुएं हैं, खाने का सामान है, खाद्यान्न अनाज है, उसकी मांग भी बढ़ेगी और ब्रिटेन ने कम कीमतों पर खाद्य पदार्थों का आयात शुरू कर दिया। अब ब्रिटेन में जब खाद्य पदार्थों के आयात किया जाने लगा, जो स्थानीय किसान थे वो इसका विरोध करने लगे। तो उन्होंने क्या किया कि अमेरिका से जो मक्का आयात हो रहा था उसके खिलाफ एक कॉरन लॉ पास करवा दिया और मक्का आयात पर पाबंदी लगा दी। लेकिन जैसे ही मक्का आयात पर पाबंदी लग गई, स्थानीय किसानों ने जो है मक्के के रेट जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, जिससे लोगों को और व्यापारियों को और दूसरे जो उद्योगपति हैं उनको परेशानी हुई और उन्होंने सरकार पर दोबारा से दबाव डाला कि आप इस कॉरन लॉ को हटवा दीजिए। और ये जो व्यापार होता था वो आपको पता ही है कि रेल और पानी के जहाज़ों का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि इस समय जो है भाप इंजन का भी आविष्कार हो चुका था और दूसरे कई आविष्कार हो चुके थे, टेलीग्राम वगैरह के आविष्कार हो चुके थे। और भोजन तो सिर्फ एक उदाहरण ही है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जैसे कपास है, रबर है, कोयला है, वो उत्पाद भी जो हैं बाहर से मंगवाए जाने लगे। तकनीक की भूमिका। अब जैसे जैसे समय बीत रहा था तो तकनीक भी अच्छी होती जा रही थी। रेलवे का आविष्कार हो गया, भाप के जहाज आ गए, टेलीग्राफ आदि आविष्कार हो गए। उन्होंने 19वीं शताब्दी में जो है महत्वपूर्ण परिवर्तन करने में जो है बड़ी भूमिका निभाई। एक था प्रशीतक तकनीक आने के बाद जानवरों के मांस को जो है प्रशीतक में डालकर फिर से जमे हुए रूप में जो है जहाज़ों से यूरोप में भेजा जाने लगा। यानी प्रशीतक जो होता है कूलिंग टेक्नोलॉजी, जिसको आप कोल्ड स्टोर भी कहते हैं, उस तरह की टेक्नोलॉजी पे जो काम करते हैं ना, जब पता चल गया भाई किसी भी चीज़ को कम तापमान में स्टोर करने से वो ख़राब नहीं होती, जैसे हमारे फ्रिज में होता है, रेफ्रिजरेटर में, तो अब क्या हुआ, अमेरिकन देश जो है मांस को जो है यूरोप में प्रशीतक के रूप में ठंडा करके उसको वहाँ पर निर्यात करने लगे। 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद उपनिवेश के रूप में एशिया और अफ्रीका के पर जो है यूरोपीय देशों ने विजय करनी शुरू कर दी। बेल्जियम और जर्मनी भी जो है अब नई औपनिवेशिक ताकत बनने लगे। उपनिवेश क्या होते हैं कि किसी दूसरे देश की धरती को जब कोई देश वहाँ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो उसको उपनिवेश कहते हैं। वहाँ के संसाधनों पर कोई दूसरा देश आकर अधिकार कर ले और उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे तो वो उसका उपनिवेश कहलाता है। अमेरिका 1890 के आखिरी दशकों में एक उपनिवेशिक ताकत बन गया। उस पर पहले अमेरिका पर पहले जो है स्पेन और बाद में जो है इंग्लैंड का कब्जा था, लेकिन बाद में अब अमेरिका भी दूसरे देशों पर कब्जा करने लग गया। रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग 1880 के दशक में जो है अफ्रीका में जो मवेशियों में एक बीमारी फैल गई जिसको मवेशी प्लेग या रिंडरपेस्ट कहते हैं। यह एक ऐसी भयानक बीमारी थी
जिसके कारण जो है अफ्रीका के लगभग आधे से ज़्यादा पशु नष्ट हो गए। और इन पशु नष्ट होने के कारण अफ्रीका में जो है काफ़ी गरीबी आ गई और पशुपालक इसमें काफ़ी परेशान हो गए, उनको काफ़ी घाटा उठाना पड़ा। भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। गिरमिटिया एक कॉन्ट्रैक्ट होता था जिसके तहत क्या होता था कि कोई भी जो अंग्रेज हैं भारत के मजदूरों को बाहर भेजते थे और वो जिस परमिट का नाम था, जिस परमिट पर साइन करवाए जाते, अनुबंध पे साइन कराए जाते, उसका नाम था गिरमिट, इसलिए इनको गिरमिटिया श्रमिक कहा जाने लगा। ये एक तरह के बंधुआ मजदूर थे और ये विदेशों में भेजे जाते थे। 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को दुनिया के विभिन्न देशों में जो हैं बागान कृषि के लिए, वृक्षारोपण के लिए, खदानों के लिए, सड़क और रेलवे निर्माण परियोजनाओं के लिए काम पर ले जाया जाता। यहाँ पर वृक्षारोपण का मतलब है रबड़ की खेती, गन्ने की खेती, चाय की खेती, कहवा की खेती, कोको की खेती के लिए। एजेंटों द्वारा काम और स्थान के बारे में झूठी जानकारियां देकर जो है मजदूरों से झूठ बोलकर अनुबंध करवाया जाता, कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाए जाते। बागानों में पहुंचने पर मजदूरों ने रहने और काम करने की परिस्थितियों को बहुत कठोर पाया और जब झूठ बोलकर उनको दूसरे स्थानों पर ले जाएगा, वहाँ जाकर उन्होंने देखा भाई यहाँ तो काम करना बहुत मुश्किल है, खाने को भी कुछ नहीं है, वेतन भी बहुत कम मिल रहा है। 1921 में जो है गिरमिटिया जो कॉन्ट्रैक्ट था इसको समाप्त कर दिया गया। विदेश में भारतीय उद्यमी। भारत में जो है बहुत सारे व्यापारी थे, उद्यमी थे, जो कुछ बैंकरों के रूप में, जैसे दक्षिण भारत में इनको नुटू कोटोई या चेटियार कहते थे और दक्षिण मध्य पूर्व एशिया में क्या थे, ये निर्यात की खेती के लिए जो है कर्ज देते थे, यानी ये दूसरे लोगों को कर्ज देते थे, उस पर ब्याज वसूलते थे। भारतीय व्यापारियों ने है यूरोपियों का अफ्रीका तक पीछा किया। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड और भारत के बीच जो द्विपक्ष का व्यापार था उसमें असंतुलन पैदा कर दिया, यानी पहले जो है भारत से वस्तुएं ज़्यादा जाती थी और बदले में इंग्लैंड से जो हमें बहुत सारी बहुमूल्य करेंसी, चांदी और सोना हमें मिलता था। किंतु जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आ गई तो यह संतुलन इंग्लैंड के पक्ष में हो गया, यानी हमारे यहाँ से चीज़ें निर्यात की जाने लगी ज़्यादा और फ़ायदा जो है इंग्लैंड को ज़्यादा होने लगा। भारतीय हस्तकला और कृषि का विदेशी बाजार जो है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि जो मशीनें आ गई थी, मशीनों और मशीनें आने के कारण जो हाथ से कपड़ा बनता था, हाथ की जो कारीगरी थी वो धीरे धीरे भारतीय जो कारीगर थे उनकी नष्ट होने लगी, क्योंकि ब्रिटेन के मशीनों से बना हुआ कपड़ा और दूसरा सामान सस्ता पड़ता था। दूसरा, अंग्रेजों ने भी ऐसी पॉलिसी लेकर आई, ऐसी नीतियाँ बनाई जिससे भारतीय श्रमिक जो है, भारतीय कारीगर नष्ट हो गए। इससे जो है निर्यात बढ़ा और आयात पर निर्भरता कम हो गई। महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था।